अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ क्रैश कोर्स क्लास 11 फिजिक्स। आज की हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और स्टूडेंट्स जो है वो अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी पेंडिंग में हैं। जाहिर सी बात है, फर्स्ट क्लास होती है ना, तो बहुत सारे पेंडिंग में ही होते हैं। कुछ ज्वाइन कर रहे होते हैं, कुछ कर चुके होते हैं। तो खैर, आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन होते रहेंगे, लेकिन खैर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अनाउंस किया था इन इस क्रैश कोर्स की क्लासेस का, तो उसमें मैंने एक छोटी सी जो वीडियो बनाई थी अनाउंसमेंट के लिए। तो उसमें मैंने हर एक चीज को वाजे किया था, मेंशन किया था। मैंने आपको बताया था कि ये हम क्लास 11 की फिजिक्स की क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और इन क्रैश कोर्स की क्लासेस में क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम कम होगा, तो हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को सबको, आप लोगों ने जब ज्वाइन किया इन क्लासेस को, तो आपको एक पीडीएफ शेयर किया गया था। तो जाहिर सी बात है, आपने वो पीडीएफ रीड किया होगा। उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स हाईलाइटेड थे, मेंशन थे। हर चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से लाजमी क्वेश्चंस बनते हैं, जो रिपीटेडली हमारे बोर्ड्स में या ई कैट की प्रिपरेशन में या एमडी कैट की प्रिपरेशन में आ रहे होते हैं, तो वो टॉपिक्स इनमें से सिलेक्ट किए गए थे ना। तो कम टाइम में जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा सिलेबस जो है, और वो भी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर, तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, क्योंकि सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाने में, स्मूथली कंप्लीट करवाने में वक्त लगता है। जाहिर सी बात है, इट टेक्स अबाउट 5 to 6 months या 7 months, जिसमें आपका ये कोर्स जो है, उसमें एक एक चीज 100% कोर्स जो है वो डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली जो है वो कवर हो रहा होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रैश कोर्स, तो हम, जाहिर सी बात है, फिर एक तरीके से ये रिवीजन क्लासेस होती हैं कि एंड के टाइम में जो आपने पढ़ लिया है, अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, कहीं पर भी कर लिया हो, भले वो आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में या आपकी अकेडमीज में, तो अब ये वक्त जो बचा हुआ है एंड का, आपके बोर्ड से थोड़ा सा पहले, तो इसमें क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं चीजों को, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि आप इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें, या आप जो है वो कॉन्सेप्चुअली चीजों को रिवाइज कर सकें या अपने जहन में बिठा सकें। ठीक है ना? तो भाई, हम स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल फंडामेंटल से, या यूं कह लो कि बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स की। ओके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं फिजिक्स के बारे में, और फिर हम आगे अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, एक एक करके टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक्स में से, दैट्स सी बात है, आप फिजिक्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो आप ये बताते हैं कि हमारे पास होती है साइंस। साइंस, द सिस्टमेटिक सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, है ना? इस पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात के बारे में इल्म रखने को या नॉलेज रखने को, सिस्टमेटिक सेंस में इल्म रखने को या नॉलेज रखने को हम साइंस कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि यूनिवर्स, ये जो कायनात है, ये बहुत बड़ी है। ये जो यूनिवर्स है, ये बहुत बड़ी है। तो क्या करते हैं, हम साइंस के सब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं दो मेन ब्रांचेस में। एक हमारे पास आ जाती है फिजिकल साइंस, और एक हमारे पास आ जाती है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है ना? अब ये जो फिजिकल साइंस है, इस फिजिकल साइंस में हमारे पास फिजिक्स आ गई, इसी फिजिकल साइंस में हमारे पास केमिस्ट्री आ गई, इसी फिजिकल साइंस में हमारे पास जियोलॉजी आ गई, या एस्ट्रोनॉमी आ गई। ठीक है ना? और जो बायोलॉजिकल साइंस है, उसमें हमारे पास जो है, आप जैसे पढ़ते हैं, जोलॉजी आ गया, बॉटनी आ गया, वो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांचेज हो जाती हैं। और क्योंकि हम, जाहिर सी बात है, फिजिक्स को स्टडी करते हैं, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो फिजिकल साइंसेज में जितनी भी ब्रांचेज हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा ना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हमारे पास फिजिकल साइंसेज में, ये जो मैंने आपको कुछ ब्रांचेस नाम लेके बताई, इन फिजिकल साइंसेस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, इनमें सबसे फंडामेंटल जो ब्रांच है ना, वो फिजिक्स है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं लिखवा देता हूँ इस बात को ना। फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल
ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज। पता है फंडामेंटल का मतलब भी यही होता है, मोस्ट फंडामेंटल लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है फंडामेंटल का मतलब यही होता है कि जो चीज फंडामेंटल होती है ना, बाकी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। अब जैसे केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री को समझने के लिए कभी कभी हमें फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स को या लॉज को समझने की जरूरत पड़ती है। हमारे पास जियोलॉजी हो गई, जियोलॉजी को पढ़ने के लिए, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बेसिक जो फिजिक्स के लॉज या रूल्स होते हैं उनको समझने की जरूरत पड़ती है। या हमारे पास एस्ट्रोनॉमी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, या बायोलॉजी हो गई, या हेल्थ साइंसेज हो गई। तो ये डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, इनको भी, इनके बहुत सारी चीजों को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज की या फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास फिजिकल साइंसेज में जितनी भी ब्रांचेज हैं, उसमें जो सबसे फंडामेंटल ब्रांच है वो कौन होती है? वो फिजिक्स होती है। ठीक है ना? तो फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिकल साइंसेज। फिजिक्स provides the basic principles which help us to understand the other branches, such as, ये वो बात लिखवा रहा हूं जो मैंने आपको अभी बताई कि जो फिजिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक लॉज होते हैं, वो हमें मदद करते हैं क्या करने में? फिजिक्स की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं फिजिकल साइंस की जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं उनको समझने में। और वो दूसरी ब्रांचेस कौन सी जो मैंने आपको अभी बताई, सच एज, जैसे केमिस्ट्री हो गई, तो आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिक्स है, जाहिर सी बात है। जैसे हमारे पास जियोलॉजी हो गई, जैसे हमारे पास एस्ट्रोलॉजी हो गई, जैसे हमारे पास बायोलॉजी हो गई, मेडिकल मेडिकल फिजिक्स होती है ना, बायोफिजिक्स, उसमें क्या है? उसमें भी तो फिजिक्स के रूल्स एंड लॉज हैं। बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेस, एंड हेल्थ साइंसेस। तो ये बात याद रखिएगा, हमारे पास फिजिकल साइंसेज में जो सबसे फंडामेंटल ब्रांच है वो फिजिक्स होती है। और फिजिक्स के हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स में जैसे हमारे पास काइनेमेटिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, डायनामिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हमारे पास वर्क एंड एनर्जी वाले प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स, इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके जो टॉपिक्स होते हैं, इनके जो लॉज होते हैं, ये तकरीबन हर दूसरी ब्रांच के अंदर, हर अलग दूसरी ब्रांच के अंदर मौजूद होते हैं। इनको अप्लाई किया जाता है ताकि आपको उनके कॉन्सेप्ट समझ आए। इसी वजह से हम कहते हैं कि फिजिक्स प्रोवाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अदर ब्रांचेस सच एज केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेज। अब फिजिक्स की अगर आप चाहें तो फिजिक्स की अपनी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं किस तरीके से? फिजिक्स, ये हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये वाला है, ठीक है ना? सेकंड पॉइंट हमने ये लिखा है, और थर्ड पॉइंट में आपको ये लिखवा दूं, ठीक है? फिजिक्स खुद क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर। ये हमें पता है सबको, आपसे जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है तो याद है आप लोग ये बताते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये वही वाली बात, अब मैं फिजिक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है जो हम सब बता रहे होते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड हाउ दे आर रिलेटेड, यानी कि उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप, हाउ दे आर रिलेटेड। ठीक है ना? तो ये आ गई हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एनर्जी के बारे में, फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। मैटर, हमें पता है हर वो चीज जिसका मास होता हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। जैसे मार्कर है, ये मार्कर, इस मार्कर का कोई ना कोई मास है, आप इसको वेट मशीन पर रखेंगे
और वो वेट मशीन आपको इसका मास बता देगी ग्राम्स में, ठीक है ना। तो इस मार्कर का मास है, और जब इसका मास होगा तो जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई, ये तो कोई जगह घेर रहा है, यहां से लेकर यहां तक इससे जगह घेरी हुई है, ये से जगह घेरी हुई है। तो हर वो चीज जिसका मास होगा तो वो लाजमी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे तो वो चीज क्या बन जाती है, मैटर बन जाती है। तो यही तो मैटर की डेफिनेशन भी होती है ना, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। चलो लिखा देता हूं, एनीथिंग that has mass and occupies space is called matter। ठीक है ना, ये मैटर की सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन होती है मैटर की, ठीक है ना। मास का होना जरूरी है मैटर के लिए, और उसका स्पेस का ऑक्यूपाई करना जरूरी है मैटर के लिए। जैसे मैंने आपको मार्कर की मिसाल दी, मैं खुद भी मैटर हूं, मेरा खुद का भी मास है, और मैं यहां से लेकर नीचे तक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, ये यहां से लेकर यहां तक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं भी मैटर हो गया। एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन मैटर है या नहीं है? तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर वो मैटर है। क्यों है मैटर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है ना, 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भले बहुत कम है, आप पावर से अंदाजा लगाओ कितना कम है, -31 पावर है, -31। तो बहुत कम मास है, लेकिन है। मास कम होने की वजह से ये स्पेस भी बहुत कम ऑक्यूपाई करता है, लेकिन करता है। तो मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ मैटर, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारी अर्थ, जमीन, इसका तो अच्छा खासा मास है, और इसका अच्छा, अर्थ का मास भी आपको पता होना चाहिए ना। मास ऑफ अर्थ ME कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अर्थ के मास में पावर आती है +24, यानी कि आपने 6 के बाद 24 जीरो लगाने आगे, इतना ज्यादा मास होता है अर्थ का। तो जाहिर सी बात है एक हैवी ऑब्जेक्ट है, बल्कि इसको हम कहते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स में जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉडीज होती हैं जिनके मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनको कहा जाता है हेवनली ऑब्जेक्ट्स। तो अर्थ इज अ हेवनली ऑब्जेक्ट, बहुत मैसिव है और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी मैटर हो गया, ठीक है ना। फोटोन, फोटोन का नाम सुना है? फोटोन क्या होता है? फोटोन लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। लाइट जब भी ट्रेवल करती है तो लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। क्या फोटोन मैटर है या नहीं है? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, इसका जवाब आप देंगे कैसे इस डेफिनेशन के मुताबिक? अब आप ये सोचेंगे कि मैटर की डेफिनेशन होती है मास का होना जरूरी है और स्पेस का ऑक्यूपाई करना जरूरी है। तो क्या फोटोन का मास होता है? नहीं होता। फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल, फोटोन का कोई मास नहीं होता। तो अगर फोटोन का मास नहीं है तो इसका मतलब वो मैटर नहीं है, ठीक है ना। मैटर के होने के लिए मास का होना जरूरी है, और जब मास होगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई लाजमी करेगा। फोटोन है क्या? एनर्जी पैकेट है, बस बंडल्स ऑफ एनर्जी है जो कि एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है लाइट, ठीक है ना। हाँ, आप यूं कहोगे कि फोटोन जो है वो मैटर नहीं है, बट इट बिहेव्स एज अ मैटर, ये अलग बात है। फोटोन इज नॉट मैटर बट इट बिहेव्स एज अ मैटर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फोटोन पार्टिकल नहीं है बट इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या फोटोन मैटर है, तो आप बोलेंगे नहीं है। फिर आप ये जवाब दे सकते हैं कि वो मैटर नहीं है, वो पार्टिकल नहीं है, लेकिन वो बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, ठीक है ना। अब वो कैसे करता है हमारे पास आगे इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जाहिर सी बात है टॉपिक्स आते हैं, उसके मुताबिक आप उसको कवर कर रहे होते हैं। सो भाई, मैटर is something that has mass and occupies space. Then comes energy। ये इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है एनर्जी का ना। तो एनर्जी के बारे में हमें पता है, बेसिक से इसकी डेफिनेशन होती है कि द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क, ऐसी बताते हैं। अगर मेरे पास एनर्जी है, एनर्जी की कैपेसिटी है, तो आई कैन परफॉर्म वर्क। अगर मेरे पास एनर्जी की कैपेसिटी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो मैं वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क करने के पीछे जो चीज होती है वो होती है एनर्जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ज्यादा एनर्जी ज्यादा वर्क हो सकता है, कम एनर्जी कम वर्क होगा, ठीक है ना। तो इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क
फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये आ गई हमारे पास एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन। और इसको ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं हम लोग कि एनर्जी को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। फिर हाँ, हमारे पास जो है वो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। जाहिर सी बात है, वो आप आगे हमारा चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी होती हैं, जिसमें जाहिर सी बात है केमिकल एनर्जी आ गई, न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, फिर मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी आ गई। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर फिर हम एक काइनेटिक पढ़ते हैं और एक पोटेंशियल पढ़ते हैं। ये तो सारी एनर्जी की काइंड्स आ गई या उसकी टाइप्स आ गई, ठीक है ना। तो भाई मैटर की स्टडी फिजिक्स में की जाती है, एनर्जी की स्टडी फिजिक्स में की जाती है, और ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, इस चीज को हम स्टडी करते हैं किसमें, फिजिक्स में। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई किसी फिजिक्स की। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट मैं आपको लिखवाता चलूं, वो ये, ताकि आपको और फिजिक्स की अहमियत का अंदाजा हो, और वो ये, वैसे तो मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए कि फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दूसरी ब्रांचेस को भी समझने के लिए ना। याद रखिएगा, जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री को अप्लाइड फिजिक्स भी कहा जाता है। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स का मतलब क्या, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के लॉज की एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सी जगहों को अगर आपने क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आपको जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के लॉज की, बेसिक प्रिंसिपल्स की, अदरवाइज आप केमिस्ट्री को भी नहीं समझ सकते। तो केमिस्ट्री को हम अप्लाइड फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो केमिस्ट्री इज अप्लाइड फिजिक्स। और एंड बायोलॉजी इज अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी ध्यान में रखिएगा, अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आप सोचें, केमिस्ट्री अप्लाइड फिजिक्स है, तो इसका मतलब केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट फिजिक्स। और बायोलॉजी अप्लाइड केमिस्ट्री है, यानी कि बायोलॉजी में केमिस्ट्री के लॉज या प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट केमिस्ट्री। तो इन दी एंड बात ले देकर कहां आगे घूम रही है, फिजिक्स। इसके बगैर ये इनकम्प्लीट है, तो फिर इसके बगैर बायोलॉजी इनकम्प्लीट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गई, फिजिक्स हो गई। दैट इज वाई फिजिक्स का एक नाम और भी होता है, फिजिक्स को हम कहते हैं द फंडामेंटल ब्रांच। मैं आगे लिखवा देता हूं उसको। फिजिक्स is also called the fundamental sciences। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम आ गया, फिजिक्स कह लो या फंडामेंटल साइंसेस कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा जो है वो इंट्रोडक्शन था फिजिक्स के हवाले से। और इसके बाद बेसिकली हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, अच्छा आपको पता है फिजिकल साइंसेज में अ, हमें उन चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब फिजिकल साइंस भरी पड़ी है उन चीजों से जिनको डिफाइन किया जा सके और जिनको एक्यूरेटली मेजर किया जा सके, ठीक है ना। फिजिकल साइंसेस भरी पड़ी हैं। फिजिकल साइंसेस का मतलब ही यही है, वो चीजें जिनको प्रॉपरली डिफाइन किया जा सके और जिनको एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। जैसे मास है, मास को डिफाइन भी करते हैं, मास को मेजर भी करते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ को डिफाइन भी करते हैं, लेंथ को मेजर भी करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को डिफाइन भी किया जाता है, एक्सेलरेशन को मेजर भी किया जाता है। तो ये जो मैंने आपको मिसालें दी, ऐसे बेशुमार है। तो ये क्या है, ये वो चीजें हैं जिनको डिफाइन किया जाता हो, जिनको एक्यूरेटली मेजर किया जाता हो, और ऐसी ही चीजों को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फिजिकल साइंस require those things which can be defined, जिनको डिफाइन किया जा सकता हो,
मतलब फिजिकल साइंस में आप समझ लो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें और जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें, विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। ठीक है ना? अब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, सच एज जैसे हम मास को मेजर करते हैं, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे हम टाइम को मेजर करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम फोर्स को मेजर करते हैं, जैसे हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है ना, ये वाली चीजें ऐसे बेशुमार है। हम लिखना चाहें तो जाहिर सी बात है बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम डिफाइन भी करते हैं और साथ साथ उनको मेजर भी कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना? कैन बी मेजर्ड such as mass can be measured, length can be measured, time can be measured, temperature can be measured, force can be measured, velocity can be measured. Therefore, therefore, they are called they are called physical quantities. Physical quantities. इसी वजह से इनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। और अगर बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने किसी को जवाब देना हो वर्बली, अचानक से आपसे पूछ लिया गया बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो सिंपल से अगर आपने जवाब देना है बहुत ज्यादा डिटेल में जाए बगैर, तो आप सिंपल ये बता सकते हो, मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। हम जिस चीज को मेजर कर सकते हो, हर उस चीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये तो खैर मैंने आपको वैसे बता दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और क्या चीजें हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है इन चीजों की। फिजिक्स या फिजिकल साइंसेस फिजिकल क्वांटिटीज के बगैर अधूरी है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा फिजिक्स में, ऐसा कोई भी लॉ या थ्योरी या प्रिंसिपल नहीं होगा फिजिक्स में जिसमें फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र ना हो। ओ भाई, फिजिक्स में अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या हम बैठ के क्या शेरो शायरी करेंगे, या उसमें बैठ के क्या गाने लिखेंगे, क्या करेंगे? अगर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। तो फिजिक्स में ऐसी ही चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको आप डिफाइन करें या जिसको आप मेजर कर सकें। ठीक है ना? सो मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एक और चीज, मतलब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद विजिबल है, यहां लिख देता हूं, देख लीजिएगा, पहले मुझे बताइएगा अगर कट रहा हूं ना, ठीक है? द लॉज ऑफ फिजिक्स आर expressed in terms of physical quantities। मतलब बात आप एक ही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग जबानों में कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जबान एक ही है, सॉरी इंग्लिश ही है। तो मतलब बात आप एक ही कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। यहां आप बता रहे हैं कि फिजिक्स को जरूरत पड़ती है इन चीजों की, और फिर आप दोबारा यहां ये बता रहे हैं कि फिजिक्स में जितनी भी लॉज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, वो सारी की सारी एक्सप्रेस की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, हर वो चीज जो कि रुकी हुई है, रेस्ट में है, हमेशा रेस्ट में रहेगी। हर वो चीज जो कि मोशन में है, हमेशा मूव करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। फोर्स आ गया, फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बॉडी पर फोर्स अप्लाई करो और वो एक्सेलरेट हो जाती है। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। ओम्स लॉ, कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंडक्टर की, तो कंडक्टर में फ्लो करने वाला जो करंट होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो का जिक्र आ गया, ये दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है ना? तो आप फिजिक्स का कोई भी लॉ उठा लें या फिजिक्स की कोई भी थ्योरी उठा लें, फिजिकल क्वांटिटी के बगैर अधूरी है। बल्कि वो लॉ ही नहीं हो सकता फिजिक्स का, या थ्योरी नहीं हो सकती जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज का जिक्र ना हो। ठीक है ना? इसको आप नोट करें। नोट करने का मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है?
अच्छा, फिर हमें एक बात पता है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और आपको अच्छे से पता होगा, मालूम होगा, पता होगा तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। और वो दो टाइप्स हमारे पास होती हैं, एक को हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज और एक को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। ये दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स होती हैं, बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कह लो या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पूरा नाम होता है फिजिकल क्वांटिटीज ना, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में आप सिर्फ बेस क्वांटिटीज भी कह रहे हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज कह रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है। अब ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? असल में इसका सबसे जो शॉर्ट तरीका होता है डिफाइन करने का वो ये होता है कि ये वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए आपको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने की जरूरत ना पड़े। ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज। दो होती है हमारे पास, एक होती है इंडिपेंडेंट और एक होती है डिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट वाली क्वांटिटीज हैं, जो किसी पर डिपेंड ना करती हो, उनको हम बेस कहते हैं, ये वाली जो मैंने हेडिंग लिखी है। और जो डिपेंड करती हो, जो बनती ही दूसरी क्वांटिटीज से, उनको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप किस तरीके से लिख सकते हो? दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज in terms of which other physical quantities are expressed या defined, are defined या expressed। एक तरीका बताने का ये इसका है कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिनके बिहाफ पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाए या दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाए या लिखा जाए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना। मतलब इनको, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको डिफाइन करने के लिए या इनको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। क्वांटिटीज which are not defined in terms of other physical quantities। ठीक है। मतलब आप ये लिख रहे हैं कि ये वाली वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। विच आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो इनको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल है ये। या इसका दूसरा तरीका, ये वो क्वांटिटीज होती है जिनकी जरूरत पड़ती है दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटीज को समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए। इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दो तरीके से आप बता सकते हो, जिनकी जरूरत पड़े दूसरों को डिफाइन करने के लिए या जिनको डिफाइन करने के लिए दूसरों की जरूरत ना पड़े। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप रिटन में ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, सवाल आ गया कि व्हाट आर फंडामेंटल या व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, तो अगर रिटन में सवाल आ गया तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे डेफिनेशंस तो अच्छा है, मार्क्स सिक्योर होंगे। और अगर जाहिर सी बात है, आपसे कोई वर्बली, आपसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपसे टीचर्स पूछ लेते हैं अचानक से, या डिस्कशन चल रही है कहीं पर भी, आपसे पूछा जाता है कि बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो आपकी मर्जी है इनमें से कोई भी एक जवाब दें, तो आपको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये तीनों जवाब या तीनों डेफिनेशन बेस क्वांटिटीज की हैं। और एक बात और, जब हम बेस क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज पूरी फिजिक्स में हमारे पास होती है 7, है ना।
आपसे पूछा जाएगा पहली बात फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, तो आपने ये बता दिया। फिर पूछा जाएगा इसकी एग्जाम्पल क्या है, या बताओ ये फिजिक्स में कितनी होती है। तो ना आप दो बोलेंगे, ना तीन बोलेंगे, ना नौ बोलेंगे, ना आप बोलेंगे बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट होती है, नहीं। आपका जवाब एक ही होगा। आप हमेशा बोलेंगे देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। पूरी फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और वो क्या है, वो लिख देते हैं। देयर आर टोटल 7 बेस क्वांटिटीज, ठीक है ना। और वो कौन सी है, दैट इज लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या सिंपल वर्ड्स में सिर्फ टेम्परेचर, क्योंकि इस ब्रांच में आता है तो उसको हम पूरा कहते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मुझे पता है आप लोग खुद से बता रहे होंगे, मुझे आवाज आ रही है आपके दिलों की ना, खुद से बता रहे होंगे, हाँ सर इसके बाद ये लिखें, इसके बाद ये लिखें, सो आई कैन अंडरस्टैंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सबसे लास्ट में हाँ भी क्या है, बिल्कुल सही बोला, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेरी गुड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या इसको हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा, आगे ईटीसी नहीं लिखूंगा, जैसे अक्सर हम क्या करते हैं एग्जाम्पल लिखने के बाद ईटीसी, और भी बहुत सारी है ना। इधर ऐसा नहीं है, इधर यही है बस, यहां पर आके फुल स्टॉप मतलब खत्म। तो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, या देयर आर टोटल 7 बेस क्वांटिटीज जो हमने यहां पर लिखी। लेंथ ये आपको रटी हुई होनी चाहिए, इन 7 के अलावा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ जाए तो डायरेक्ट बोल देना वो फंडामेंटल नहीं है, वो डिराइव्ड है। इन 7 के अलावा कोई भी हो वो हमेशा डिराइव क्वांटिटी होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सी वाली फंडामेंटल है, तो मैं टिक कर दूंगा फंडामेंटल के लिए और क्रॉस कर दूंगा वो फंडामेंटल नहीं है। तो भाई मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल है, टेम्परेचर भी फंडामेंटल है, फोर्स फंडामेंटल नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने, ये डिराइव्ड है। वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, 7 में नहीं है ना, तो बस ये फंडामेंटल नहीं है, बस ये खत्म हो गया एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब इन 7 के अलावा और क्या आ सकता है, जैसे कि स्पीड हो गई, जैसे कि एरिया हो गया, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया, जैसे कि वर्क हो गया, जैसे कि पावर हो गया, जैसे कि मोमेंटम हो गया, है ना। तो ये सारे की सारी, बस आपने असल में आपको डिराइव क्वांटिटीज याद नहीं रखनी, मेरी बात समझिएगा, आपको डिराइव याद नहीं रखनी, आपको फंडामेंटल याद रखनी है, डिराइव खुद ब खुद याद हो जाएंगी। जब इन 7 में से नजर नहीं आएगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा हाँ ये डिराइव्ड है, क्योंकि मैंने इनका रट्टा लगाया हुआ है। तो आपने ये वाली याद रखनी है, दीज 7 आर कॉल्ड फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ फिर हमारे पास आती है दूसरी वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो इनका ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट कैसे, डेफिनेशन ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे हमने डेफिनेशन में क्या लिखा फंडामेंटल की, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके बिहाफ पर हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। इधर लिखा हुआ है ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको जरूरत नहीं पड़ती डिफाइन होने के लिए दूसरी क्वांटिटीज के लिए, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, इस वाली डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, डिराइव, डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है ना। हम यहां पर इस डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, ये वो वाली क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, यानी कि डिराइव क्वांटिटीज को बनाया जाता है, डिराइव किया जाता है, डिराइव नहीं किया जाता। एक होता है ड्राइव जो हम कार ड्राइव करते हैं, एक होता है डिराइव, डेरिवेशन वाला डिराइव, जब इसका मतलब होता है किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज से निकाला गया हो, बनाया गया हो, अखज किया गया हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो हम डिराइव क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। तो ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो बनती हैं, बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज which are
यहां से बस नॉट हटा दें, नॉट हटा दें, विच आर डिफाइंड या एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है डिराइव क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़े बेस क्वांटिटीज की, ऐसी क्वांटिटीज को डिराइव क्वांटिटीज कहा जाता है। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, तो यहां पर हम इंडिपेंडेंट में से इन हटा देंगे तो ये बन जाएगा डिपेंडेंट क्वांटिटीज, है ना, डिपेंडेंट क्वांटिटीज, डिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसकी भी एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी है, बेशुमार है, बस 7 को छोड़कर बाकी सारे के सारी डिराइव है। अब हम जब इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे तो सबसे एंड में जाहिर सी बात है हम लिखेंगे एक्सेट्रा, लिखेंगे ईटीसी, लिखेंगे भाई ये आगे खत्म नहीं होती, ये तो बेशुमार है। तो अब इसकी एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहें, सच एज, एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी हो गई, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गई, जैसे कि फोर्स हो गई, जैसे कि मोमेंटम हो गया, है ना, जैसे कि वर्क, पावर, अब लगा दूं मैं ईडीसी, ये तो खत्म होने वाली नहीं है जाहिर सी बात है, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये बहुत बहुत सारी होती हैं। इन 7 के अलावा जो भी आपको याद आए उसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे, डिराइव क्वांटिटीज की कैटेगरी में डालेंगे। अब देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है, टाइम की जरूरत पड़ रही है। फोर्स की डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, F इज इक्वल टू ma, है ना। तो फोर्स को डिफाइन करना है तो दो चीजें चाहिए, मास का होना जरूरी है, एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। तो इसका मतलब फोर्स डिपेंडेंट हो गई किस पर, मास पर और एक्सेलरेशन पर। तो इस वजह से फोर्स किस कैटेगरी में आ गई, डिराइव कैटेगरी में आ गई। मोमेंटम को डिफाइन करना है तो दो चीजों का होना जरूरी है, एक मास का, एक वेलोसिटी का। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज इनकम्प्लीट विदाउट मास एंड विदाउट वेलोसिटी। तो इस वजह से ये भी क्या हो गई, डिराइव क्वांटिटी हो गई। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लें। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास एक बेसिक, ये हम सारी बेसिक्स पढ़ लें फिर, है ना, फिजिक्स की। फिर हमारे पास बेसिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि यूनिट्स का सिस्टम, और एक नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले खुद यूनिट की डेफिनेशन, कम से कम यूनिट तो बता सको। पता चला बस सिस्टम ऑफ यूनिट्स याद कर लिए तो ये अचानक से पूछ ले कि बताओ यूनिट क्या होता है, सिस्टम तो पढ़ लिया, यूनिट क्या होता है ये तो बताओ। फिर ऐसे ही मुंह खोल के बैठ गए, लो ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, यूनिट क्या होता है। यूनिट को डिफाइन करने का बड़ा आसान तरीका है। यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिससे हम चीजों का कंपैरिजन करते हैं। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल, किलोग्राम, किलोग्राम मास का यूनिट है, तो किलोग्राम यूनिट है, तो ये एक स्टैंडर्ड है। अब हमें जब भी मास को मेजर करना होगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू किलोग्राम करेंगे।
या तो हम जिस चीज को कंपेयर कर रहे होंगे वो किलोग्राम से ज्यादा होगा या किलोग्राम से कम होगा, तो हमें पता चल जाएगा या तो वो हैवियर है या तो वो लाइटर है। तो हम क्या कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब तो वेट मशीन आ गई। वेट मशीन तो ऑटोमेटिकली होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन होती हैं। लेकिन जब तक ये वेट मशीन नहीं आई थी तो वेट को मेजर करने का तरीका होता था तराजू, बैलेंस। आपने फॉर एग्जाम्पल 1 किलो का एक वेट एक तरफ रखा, अब आप कंपैरिजन में दूसरी तरफ वेट डाल रहे हैं, है ना? तो ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि क्या ये 1 केजी से ज्यादा है या 1 केजी से कम है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्टैंडर्ड है इस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये क्या स्टैंडर्ड, किलोग्राम। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मीटर, ये भी यूनिट है। और ये किसका यूनिट है, ये हमारे पास यूनिट होता है लेंथ का या डिस्टेंस का यूनिट होता है। मीटर इतना होता है तकरीबन, इतना होता है ना? अब ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड है। अब आपको जब भी डिस्टेंस की या लेंथ की पैमाइश करनी होगी या मेजरमेंट करनी होगी तो इसके मुताबिक करेंगे। अब या तो ये 1 मीटर इतना है तो या तो आपका डिस्टेंस इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। तो अच्छा, इसको मेजर कैसे करेंगे, हमारे पास स्केल्स होते हैं, है ना? तो अब आप क्या करेंगे, जब भी आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, मीटर को आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया, ये इतना मीटर है। अब या तो आपका जो कवर्ड डिस्टेंस होगा या जो लेंथ होगी वो या तो इतनी ही होगी या इससे कम या इससे ज्यादा होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को या लेंथ को कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, मीटर के साथ, यानी कि स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है ना? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिससे हम चीजों का कंपैरिजन करते हैं। और पता है मजे की बात, यूनिट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। बिना यूनिट के आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते। आप अपनी डेली लाइफ में पता नहीं कितनी दफा, प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में यूनिट्स अपने मुंह से निकाल देते हैं, बोलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता होगा ये यूनिट्स ही है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, सर हमारी ये जो ऑनलाइन क्लास है ये कितनी देर चलेगी? बेटा ये चलेगी 1.5। बस मैं रुक गया, 1.5। सर 1.5 क्या, 1.5 के आगे भी तो कुछ बोले। तो मैंने बोला बेटा 1.5 घंटे, यानी कि 1.5 आवर। तो जब मैंने आर नहीं लगाया था तो आप बोले थे सर इनकम्प्लीट बात है, आगे तो बताएं, 1.5 घंटा है, 1.5 मिनट है या 1.5 दिन है, ये क्या है ये? तो मैंने जैसे यूनिट लगाया 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 आवर, बात कंप्लीट हो गई। आप अभी जैसे हम कल 1-2 दिन पुरानी बात है, हम जा रहे थे, क्या नाम है, मैं ट्रैवल कर रहा था, दूसरे सिटी जा रहा था। तो ड्राइव करते हुए पेट्रोल पंप पे पहुंचा, मैं आपको अपना सीन बता रहा हूँ ना। तो जाहिर सी बात है, विंडो जो शीशे होते हैं वो ऊपर थे। और मैंने क्या किया कि वो जो हेल्पर होता है जो फ्यूल वगैरह भर रहे होते हैं, मैंने उसको इशारा कर दिया ऐसे, ऐसे। अब वो मुझसे पता है, वो विंडो लॉक करके पूछ रहा है, सर आपने यूं तो कर दिया, इसका मतलब क्या, मैं 500 का डालूं, 5 लीटर डालूं या 5,000 का डालूं, क्या है? फिर मैंने उसको बोला सॉरी यार, आप एक काम करो 5 लीटर डाल दो। तो मतलब इस तरीके से, ठीक है ना, 5 लीटर या 5,000, भूल गया मैं क्या बोला था। तो कहने का मतलब सिर्फ क्वांटिटी बताने से, सिर्फ नंबर बताने से बात कन्वे नहीं होती, उसके साथ यूनिट नहीं लगाओगे बात कन्वे नहीं हो पाएगी। तो यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी अपनी बात को कन्वे करने के लिए। तो यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिससे हम चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब चलते हैं सिस्टम की तरफ। सिस्टम का मतलब क्या होना चाहिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल quantities is called system of unit, is called system of unit, units। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम है ना, सिस्टम मतलब एक कोई एक यूं कह लो कि आपने बहुत सारी चीजों को जमा किया हुआ है ना, एक ऐसा कंप्लीट सेट यूनिट्स का जिसमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स आ जाए। तो ऐसे कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स को, हर फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स के कंप्लीट सेट को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और याद रखिएगा, हमारे पास जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं, इन अर्लियर टाइम्स थ्री डिफरेंट systems of units
were in practice, और वो कौन से थे? दैट इज MKS, इसके बारे में आपको बताता हूं ना, CGS एंड FPS। ठीक है, ये पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं हमारे पास। तीन बड़े कॉमन थे जो पुराने वक्तों में 1960 से पहले पहले 1960 से पहले पहले दुनिया में हर जगह पर ये डिफरेंट सिस्टम्स यूज किए जाते थे। कोई MKS को फॉलो कर रहा होता था, कोई CGS को। अच्छा, फॉलो करने वाले कौन है? कोई आम आदमी तो फॉलो नहीं करेगा, उसका तो जाहिर सी बात है साइंस से या फिजिक्स से तो ताल्लुक नहीं है। कौन करेगा? स्टूडेंट होगा, फिजिक्स का स्टूडेंट होगा, रिसर्चर होगा, साइंटिस्ट होगा, इंजीनियर्स होंगे, हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इन सिस्टम्स को यूज कर रहे होते थे जगह रीजन के हिसाब से ना। कहीं पर MKS सिस्टम यूज किया जा रहा है, कहीं पर CGS सिस्टम यूज किया जा रहा है, कहीं पर FPS सिस्टम यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि आज से हम इंटरनेशनली एक ही सिस्टम को एडॉप्ट करने जा रहे हैं, और उस सिस्टम को कहा गया SI। याद होगा आपको, हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो उसका कौन सा यूनिट पढ़ते हैं? SI यूनिट। जैसे हम क्या बोलते हैं? SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, है ना। ये SI क्यों लगाते हैं? क्योंकि अब से इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जो सिस्टम एडॉप्ट किया जा चुका है, जो सिस्टम अप्लाई किया जा चुका है, वो कौन सा है? SI सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन इसके आने से पहले अलग अलग सिस्टम्स प्रैक्टिस में हुआ करते थे, ठीक है ना। इसको मैं यहां पर लिखवा देता हूं। ये मार्क ब्लू वाला दिया इन 1960 इंटरनेशनल कमिटी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हाँ, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं नहीं, आप कर लें भले, कोई इशू नहीं है। हाँ, जी जी, ठीक है। देखिए, 1960 में जो मैंने आपको बात बताई कि 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मेजर के हवाले से। तो उस कॉन्फ्रेंस में, उस में जो कमेटी बैठी थी इंटरनेशनल साइंटिस्ट की, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आज से हम पूरी दुनिया के लिए एक ही सिस्टम को, सिंगल सिस्टम को एडॉप्ट करने जा रहे हैं या फिर अप्लाई करने जा रहे हैं, और उस सिस्टम को कहा गया था विच इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम SI कहते हैं, SI, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिटेल में बताओगे तो कैसे बताओगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और अगर इसकी एब्रीविएशन बताएंगे तो सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये डिसाइड हुआ था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं, जी, जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं, यानी कि जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं,
तो आपसे पूछा जाए कि बताओ आपकी कार की स्पीड क्या है, आप कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप बताएंगे 50 किलोमीटर पर आवर, या आप बताएंगे 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो किलोमीटर पर आवर आपने बताया, ये स्पीड का यूनिट तो है, या ये वेलोसिटी का यूनिट तो है, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ये एसआई यूनिट नहीं है। तो ये क्या हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ, है ना। जैसे भाई एक ट्रक आ रहा है, उसका मास कितना है, उसमें जो लोड भरा हुआ है कितना, टन के हिसाब से भरा हुआ है, तो ये टन क्या है, ये भी तो वेट को मेजर करने का या मास को मेजर करने का यूनिट है, टन्स में या मन होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई ये हमारे पास एक रूम है, इस रूम का साइज क्या है, तो हम बताते हैं भाई 12 बाय 15 का एक रूम है। 12 बाय 15 का मतलब 12 फुट उसकी चौड़ाई है, 15 फुट उसकी लंबाई है, तो 12 बाय 15, ये प्रैक्टिकल, ये कुछ चीजें फिक्स हुई हुई है जो हम बता रहे होते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, यूनिट्स को यूज कर रहे होते हैं। अब ये 12 बाय 15 मतलब 12 फुट बाय 15 फुट, इस तरीके से बता रहे होते हैं। अब ये फुट क्या, फुट लेंथ का यूनिट है। प्रैक्टिकली तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी पेपर वर्क की, जब आप आएगी एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, जब साइंसेज की बात आएगी, तो आप फिर बाउंड होंगे, आपको फिर एक ही सिस्टम यूज करना पड़ेगा, और वो कौन सा, ऐसा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सो प्रैक्टिकली आप पर कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल पैमाइश कर रहे थे, नोट कर रहे थे, अचानक से आपने बोल दिया भाई 12 बाय 15 फुट का हमारा रूम है, कोई पता चला साइंटिस्ट एक टीम आ गई वो गन लेकर, क्यों भाई आपने फुट में क्यों मेजर किया, आपने इसको ऐसा ही सिस्टम में, ऐसा नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है। प्रैक्टिकली आप आजाद हैं, आप किसी मेजर कर रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी थ्योरेटिकल वर्क की, जब आप बात आएगी साइंस की, तो फिर यहां पर आपको हमेशा इस वाले सिस्टम को फॉलो करना होगा, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करना होगा, ठीक है ना। सो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रैक्टिकली वी कैन यूज अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अदर सिस्टम एंड इट्स यूनिट्स। मतलब प्रैक्टिकली आप कोई सा भी सिस्टम यूज कर लें, ये वाला, सीजीएस वाला, एफपीएस वाला, या कोई भी हो, आप प्रैक्टिकली कोई भी सिस्टम यूज कर लें, उस सिस्टम के कोई सी भी यूनिट्स यूज कर लें, बट इन साइंसेस वी मस्ट यूज एसआई। ये लिमिट आ गई। जब आप फिजिक्स की बात करेंगे, जब आप साइंसेस की बात करेंगे, तो जब भी हम थ्योरेटिकल अप्रोच की बात करेंगे, तो फिर आपको इसको फॉलो करना होगा एसआई सिस्टम को, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, जिसमें सिस्टम ऑफ, पहली बात यूनिट खुद क्या होता है, फिर यूनिट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक पॉइंट लिखा हुआ है, देन ये हमारे पास एक पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई 1960 से पहले पहले, ये भी आते हैं आंसर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये वाले पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 1960 से पहले पहले एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, ये वाले सिस्टम्स प्रैक्टिस में होते थे, यूज किए जाते थे। आप ये बताओ कि हमारे पास, अच्छा ये मैंने ये स्किप कर दिया ना, मुझे इसको रब करना चाहिए था, यहाँ पर लिखता मैं, इसको हटा देता है, ताकि स्क्रीनशॉट में अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप बोलेंगे ये बीच में कहां से आ गया दोबारा, ठीक है ना। अब क्लियर है, इसके बाद डायरेक्ट वहां पर आ गया। 1960 में ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कब अडॉप्ट किया गया था, है ना। तो 1960 में अडॉप्ट किया गया था। और एक बात और, जो एसआई सिस्टम था ना, अच्छा पानी भी देना है, जो एसआई सिस्टम था, एसआई सिस्टम यूनिट्स का कोई बिल्कुल एक नया सिस्टम नहीं था। जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे थे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, उस कमेटी ने इन सिस्टम्स में से एक सिस्टम को लिया, पिक किया, और उसी को एसआई का दर्जा दे दिया, और वो था एमकेएस। ऐसा नहीं कि कमेटी बैठी कि चलो आओ अब हम बैठ के एक बिल्कुल ही नए यूनिट्स लेकर आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यूनिट्स वही थे, सिस्टम्स वही थे, बस उनका एक काम था, उन्होंने कहा कि इन तीन को अब बार बार यूज नहीं किया जाएगा, इनमें से हम एक को एसआई का दर्जा दे रहे हैं, इनमें से एक को हम एसआई बना रहे हैं, आज से उसी को फॉलो किया जाएगा, और वो कौन बना, एमकेएस, ठीक है ना। तो बेसिकली जो एमकेएस सिस्टम है उसी को हम एसआई सिस्टम कह रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एमकेएस के बारे में अगर हम यहां पर लिखें, इन एमकेएस सिस्टम, इन एमकेएस सिस्टम, अच्छा एमकेएस स्टैंड्स फॉर, एम जो आ रहा है वो मीटर के लिए आता है,
जो के आता है वो किलोग्राम के लिए आता है, और जो एस आता है वो सेकंड के लिए आता है, ठीक है ना। सो इन एम के एस सिस्टम, एम फॉर मीटर, कॉमा के फॉर किलोग्राम, एंड एस फॉर सेकंड, ठीक है ना। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ, जाहिर सी बात है मीटर क्या है, ये यूनिट है, किलोग्राम क्या है, ये भी यूनिट है, सेकंड क्या है, ये भी यूनिट है। लेकिन याद रखिएगा सिस्टम का जो नाम होगा ना, उस नाम में जो आने वाले यूनिट्स होंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं किस किस के, आपसे अगर मैं पूछूं बताओ मीटर किसका यूनिट होता है, आर द यूनिट्स ऑफ मीटर किसका, लेंथ का, किलोग्राम किसका, मास का, एंड सेकंड किसका, टाइम का। इसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है, व्हाट इज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मीटर, जिसमें किलोग्राम, जिसमें सेकंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। और होते किस किस के हैं, मीटर लेंथ का, किलोग्राम मास का, और सेकंड टाइम का। इसी तरीके से इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, अब सीजीएस सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं, सी फॉर सेंटीमीटर, कॉमा जी फॉर ग्राम, एंड एस फॉर सेकंड, ठीक है ना। तो भाई इस वाले सिस्टम में सी सेंटीमीटर के लिए है, जी ग्राम के लिए है, और एस सेकंड के लिए है। और ये किनके यूनिट्स होते हैं, आर द फंडामेंटल यूनिट्स, आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ, अब आप ये बताएंगे ये फंडामेंटल यूनिट्स है किस किस के। तो भाई सेंटीमीटर यूनिट होता है लेंथ का, कॉमा जी ग्राम, कहां गया, ये रहा ग्राम, ग्राम किसका होता है, मास का, एंड सेकंड तो होता ही टाइम का है, सिंपल। अब आप देखिए फर्क आ गया, एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाएगा हमेशा मीटर में, मास को मेजर किया जाएगा किलोग्राम में, और टाइम का तो सब में सेम है। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता है हमेशा सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता है हमेशा ग्राम में। अगर आपने सीजीएस सिस्टम में मास को किलोग्राम में मेजर कर लिया, गलत कर दिया। अगर आपने एमकेएस सिस्टम में मास को ग्राम में मेजर कर लिया, गलत कर दिया, ठीक है ना। तो यही इनके डिफरेंसेस हैं। इसी तरीके से ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद, है ना, स्क्रॉप कर देता हूँ, ले रहे हैं तो ले लें स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड सिस्टम है, इन एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। अब इस एफपीएस सिस्टम में जो एफ आ रहा है, ये आ रहा है फुट के लिए, फुट। इसमें जो पी आ रहा है वो आ रहा है पाउंड के लिए, एंड जो एस आ रहा है वो आ रहा है सेकंड के लिए, ठीक है ना। अब आप ये बताएंगे कि ये यूनिट्स किस किस के होते हैं, जैसा आपने सब में बताया कि भाई मीटर जो होता है वो लेंथ के लिए होता है, किलोग्राम जो होता है वो मास के लिए होता है, सेकंड जो होता है वो टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। अब आप यहां बताएंगे आर द फंडामेंटल यूनिट्स, आर द फंडामेंटल यूनिट्स, जाहिर सी बात है ये यूनिट्स हैं। अब हैं किसके वो भी लिखेंगे अब, ऑफ। तो भाई फुट यूनिट होता है फोर्स का, सॉरी लेंथ का, कॉमा पाउंड यूनिट होता है फोर्स का, और सेकंड तो होता ही टाइम का है, एंड टाइम, ठीक है। अब देखिए फर्क आ गया, इन दोनों में एक बात कॉमन है, भले से यूनिट्स डिफरेंट है, मीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम ग्राम, फर्क आ गया, लेकिन एक बात कॉमन है, इन दोनों सिस्टम्स में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो सेम है। जैसे इस वाले सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम ये फंडामेंटल है, इस वाले सिस्टम में भी लेंथ, मास और टाइम फंडामेंटल है। लेकिन यहां पर चेक करो, इसमें लेंथ तो है लेकिन लेंथ के बाद मास नहीं आया, फोर्स आ गया।
इसका मतलब एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें फोर्स फंडामेंटल कंसीडर की जाती है। ये एमसीक्यू आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स फोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप ना इस पे टिक करेंगे ना इस पे टिक करेंगे, इसमें तो है ही नहीं ना, कहां लिखा हुआ है, इस पे टिक करेंगे। फोर्स एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन कौन से वाले सिस्टम का, एफपीएस का। अब आप मुझे बताएं, इसमें मास था, इसमें भी मास आ रहा है, इसका मतलब इस वाले सिस्टम में मास फंडामेंटल है और इसमें भी मास फंडामेंटल है। क्या आपको यहां पर मास नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब इस वाले सिस्टम में मास फंडामेंटल नहीं, डिराइव्ड है। ठीक है ना। इन दोनों सिस्टम्स में फोर्स नहीं है तो फोर्स डिराइव क्वांटिटी है, और इस वाले सिस्टम में फोर्स आ गया तो इसका मतलब इस वाले सिस्टम में फोर्स फंडामेंटल है, जबकि मास डिराइव क्वांटिटी है। इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम mass is a derived quantity। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम में मास एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, जबकि फोर्स फंडामेंटल हो जाती है। और एमकेएस में और सीजीएस में फोर्स डिराइव्ड है और मास फंडामेंटल है। इन यूनिट्स का एक कंपैरिजन करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। एक मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट बनवा देता हूँ। चार्ट वो नहीं जो अभी आपने अफ्तारी में खाई है, चार्ट मींस टेबल बनवा देता हूँ, जिसमें आपको एक अच्छा सा एक कंपैरिजन नजर आ जाएगा सिस्टम्स में। ठीक है ना। और फिर ये जो चार्ट मैं बनवाऊंगा, यानी कि टेबल जो बनवाऊंगा, इसमें जो चीज मेंशन करूं उसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और ये एमसीक्यूज में भी आती हैं बहुत ज्यादा ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर मैं एक कॉलम में हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एम के एस सिस्टम के बारे में, यानी कि एम के एस जो होता है वो एस आई होता है ना, मैंने आपको बताया ही। एक कॉलम में हम लिख देते हैं सीजीएस के बारे में, क्या यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट्स। एक कॉलम में हम लिख देते हैं एफपीएस के बारे में, यूनिट यानी कि सिस्टम्स। ठीक है। ये हमने एक कॉलम बना दिया, एक कॉलम में नाम आ गए, और उसके बाद हम यहाँ पर बना, सॉरी रो, और उसके बाद हम कॉलम्स बना देते हैं। ठीक है। अह, अच्छा, इस कॉलम में भी एक काम ही करते हैं, इसको मजीद दो रोज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले स्टार्ट करता हूं मैं। मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस सिस्टम में हमें पता है कि मीटर यूज किया जाता है, मीटर। ठीक है ना। और मीटर का सिंबल होता है एम, और मीटर को यूज किया जाता है कौन से फिजिकल क्वांटिटी के लिए, लेंथ के लिए। ठीक है। एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट होगा हमेशा मीटर, और इसका सिंबल होगा एम। इसी तरीके से अगर हम इसी लेंथ की बात करें सीजीएस सिस्टम में, तो मीटर नहीं होता बल्कि ये यूज किया जाता है सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर यानी कि सीएम के लिए। ठीक है। और इसी को अगर हम यूज करें एफपीएस में, तो फिर सेंटीमीटर की बजाय, मीटर की बजाय फिर यूज किया जाएगा फुट, यानी कि एफटी। तो भाई लेंथ को अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जाता है। एसआई में लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सीजीएस में लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है फुट। देन इस सिस्टम में हम एक यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम, यानी कि केजी। और हमें पता है किलोग्राम जो होता है वो बेसिकली यूनिट होता है किसका, मास का।
मास, ठीक है ना। एसआई सिस्टम में या एमकेआई सिस्टम में मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, जबकि मास का ही यूनिट सीजीएस सिस्टम में बन जाता है ग्राम, यानी कि जी। अब अगर हम बात करें उस वाले सिस्टम की, एफपीएस सिस्टम की, तो वहां पर जो मास का यूनिट होता है ना, वो ग्राम, वो ना तो ग्राम होता है ना वो किलोग्राम होता है, बल्कि वहां पर हम यूज करते हैं स्लग, SLUG, स्लग। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो भाई मास का यूनिट या तो किलोग्राम होगा एसआई सिस्टम में, या तो ग्राम होगा सीजीएस सिस्टम में, या फिर स्लज होगा एफपीएस सिस्टम में। ये डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। देन अच्छा, सेकंड तो सब में सेम है ना, सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। इधर भी सेकंड लिखूंगा, उधर भी सेकंड लिखूंगा, उधर भी सेकंड लिखूंगा, टाइम का यूनिट तो सब में कॉमन है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हम आगे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड जो है वो बेसिकली यूनिट होता है, एसआई सिस्टम में यूनिट होता है किसका, स्पीड का या वेलोसिटी का, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो भाई स्पीड का या वेलोसिटी का एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसी स्पीड का या वेलोसिटी का यूनिट सीजीएस में लिखूंगा, तो मीटर पर सेकंड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये एम अपॉन एस की बजाय ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। बस इतना सा फर्क आया है। और एफपीएस में क्या बन जाएगा, मीटर कन्वर्ट हुआ सेंटीमीटर में, तो वहां पर कौन है, फुट, तो यहां पर बन जाएगा फुट पर सेकंड, फुट पर सेकंड, FT/S। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ भाई किसका यूनिट होता है ये, एक्सेलरेशन का, है ना, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो जस्ट आपने मीटर की जगह सेंटीमीटर लगाना है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर की जगह पे फुट आ जाएगा, फुट पर सेकंड स्क्वायर, फुट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बराबर होता है न्यूटन के। और न्यूटन से आपको क्या याद आया, किसका यूनिट होता है ये, फोर्स का। इसका मतलब फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन भी होता है, और साथ साथ वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। पहले हमेशा ये आता है और फिर ये बराबर होता है न्यूटन के। हम हमेशा न्यूटन याद कर लेते हैं और अब खुश हो जाते हैं कि हमें याद है यूनिट, लेकिन याद रखिएगा न्यूटन बाद में, फोर्स का जो पहला यूनिट है वो ये वाला है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सा सिस्टम है, SI। अब इसी फोर्स के यूनिट को अगर हम लिखना चाहें सीजीएस में, तो अब आप मुझे बताएंगे केजी की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। यहां पर किलोग्राम, वहां पर ग्राम, तो बस आप क्या करेंगे, किलोग्राम हटाएंगे, यहां पर आप पुट करेंगे ग्राम। मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा, तो GCM डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर तक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वहां क्या बन गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेसिकली ये बराबर होता है डाइन के। ये हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, या तो डाइन या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर बात आएगी किसकी, एफपीएस सिस्टम की। हाँ भाई, फोर्स का एफपीएस सिस्टम में यूनिट क्या था, पाउंड। याद है, लिखा था हम लोगों ने पाउंड। एफपीएस में जो पी आ रहा है वो तो आई किसके ले रहा है, पाउंड, और पाउंड इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस सिस्टम। यहां पर क्या लिखेंगे हम, पाउंड। और इसका बेसिकली सिंबल होता है एलबी, एलबी, ठीक है। और अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल हाँ, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, ठीक है ना। और जूल बेसिकली यूनिट होता है किसका, एनर्जी का, वर्क का या फिर एनर्जी का। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी या वर्क की, ठीक है। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो आप, या वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप बताएंगे जूल या बेसिकली न्यूटन मीटर। अब आप मुझे बताएं, इसी न्यूटन मीटर को अगर मैं एसआई की बजाय सीजीएस में लिखना चाहूं, तो न्यूटन की जगह कौन आएगा, डाइन। और मीटर की जगह पे कौन आएगा, सेंटीमीटर। तो क्या बन जाएगा, डाइन सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो डाइन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। और
सीजीएस सिस्टम में 2.5 सेंटीमीटर बराबर होता है अर्ज के। अर्ज। तो भाई एनर्जी का एस आई जो यूनिट होता है वो होता है जूल, लेकिन एनर्जी का सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है अर्ज। और अर्ज किसके बराबर? 2.5 सेंटीमीटर। जूल किसके बराबर? न्यूटन मीटर के बराबर। ठीक है ना? और फिर हमारे पास क्या आता है? एफपीएस सिस्टम। तो अब मुझे बताओ, न्यूटन को रिप्लेस किया जाएगा एफपीएस में किससे? ये देखो, न्यूटन को रिप्लेस किया जाएगा पाउंड से, और मीटर को रिप्लेस किया जाएगा किससे? फुट से। तो क्या बनेगा? पाउंड फुट। ठीक है ना? पाउंड फुट। एलबी डैश एफ टी। या तो फुट पाउंड कह दो या पाउंड फुट कह दो, बात एक ही है। एलबी एफ टी यानी कि पाउंड फुट, या एफ टी एल बी यानी कि फुट पाउंड। ठीक है? तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वांटिटीज हो सकती हैं, उनके मैंने कुछ यहां पर आपको लिखवा दिए, और आपको फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी जितने भी यूनिट्स बनेंगे वो सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेंगे। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है, मीटर को रिप्लेस किया जाता है सेंटीमीटर से अगर इसमें जा रहे हैं, मीटर को रिप्लेस किया जाता है फुट से अगर आप इससे इसमें जा रहे हैं। ठीक है ना? किलोग्राम ग्राम में, किलोग्राम स्लज में। बाकी मीटर पर सेकंड था तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, तो फुट पर सेकंड हो गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो फुट पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब बाकी हमने क्या किया? बस प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स की यूज किया। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या? फोर्स का यूनिट हर सिस्टम में डिफरेंट है। एसआई सिस्टम में न्यूटन है, सीजीएस में डाइन है, और एफपीएस में पाउंड है। ठीक है ना? एनर्जी का यूनिट भी सब में डिफरेंट है। एनर्जी का एसआई सिस्टम में क्या है? जूल, जबकि सीजीएस सिस्टम में क्या है? अर्ज, और उसमें पाउंड फुट या फुट पाउंड। इसको नोट कर ले। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें जो यूनिट्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स आ जाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स आ जाते हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ जाते हैं। तो फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आज हमने एक अच्छा बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में जाना कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी फिजिक्स के बारे में। देन हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। फिर उसके हमने टाइप्स को डिस्कस किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और साथ साथ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स लिखी। और इन दी एंड अब हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो पहले मैंने आपको यूनिट की डेफिनेशन बताई, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख पाई, फिर कितने होते हैं, कहाँ कहाँ मतलब ये कब कब यूज किए जाते थे, फिर एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, और हर एक सिस्टम की हमने अलग से डेफिनेशन लिखी कि एमकेएस का मतलब क्या होता है, सीजीएस का मतलब क्या होता है, एफपीएस का मतलब क्या होता है। देन हमने इन दी एंड ये एक टेबल बनाया ताकि एक अच्छा सा कंपैरिजन हो जाए डिफरेंट यूनिट्स का डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। तो ये जो आपके सामने टेबल बना हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये हमें आगे जाके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बड़ा काम आता है, या एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बड़ा काम आता है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा सब। कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।